गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप सबको पता है, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से आपके लिए वर्कशीट भेजी जा रही है। तो आज 16 जुलाई 2020 आपकी इस वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ और एक्सप्लेनेशन के साथ ये क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपको जो वर्कशीट आई थी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन से, उस वर्कशीट में आपको डायरी एंट्री के बारे में समझाया गया था। मैं आपको बता दूं कि डायरी एंट्री क्या होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। डायरी एंट्री होती है जब हम अपने एक्सपीरियंस को एक डायरी में लिखने की कोशिश करते हैं। डायरी लिखना पहले बहुत कॉमन चीज़ थी, बहुत सारे लोग डायरी लिखा करते थे। आजकल ये डायरी लिखना थोड़ा कम हो गया है, पर फिर भी इंग्लिश का एक टॉपिक है, इसको रिवाइज करते हैं, इसको समझते हैं। किसी भी वर्कशीट को सॉल्व करते टाइम सबसे पहले आप ऊपर अपना नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर मैं ऊपर अपना नाम लिखता हूँ। राजन। और क्लास टीचर का नाम लिखता हूँ। अब मैंने क्लास टीचर का नाम लिखा है XYZ। आप चाहें तो अपनी क्लास टीचर का नाम लिख सकते हैं, नाम की जगह आप अपना नाम लिखेंगे। अब डायरी देखते हैं। तो लेट अस रिवाइज डायरी एंट्री। अमन एंड सना हैव शेयर्ड देयर डायरी एंट्री विद अस, लेट अस रीड। तो दो बच्चे हैं, अमन और सना, जिनकी डायरी सिलेक्ट हुई, और उन दोनों की डायरी की जो फोटो है वो आपके सामने है। तो पहले अमन ने पढ़ते हैं क्या लिखा है। अमन ने लिखा है, डेट डाली है, फिर डे लिखा है, फिर लिखा है डियर डायरी, टुडे माय टीचर शेयर्ड वर्कशीट विद मी। आई सॉल्व्ड इंग्लिश वर्कशीट ऑन पंक्चुएशन. इट was not easy but not difficult too. I wish I could do worksheet in class so that I can take help from my teacher. I miss my friends and teachers. अमन। तो अमन को एक वर्कशीट मिली थी पंक्चुएशन की। अमन ने उस पंक्चुएशन की वर्कशीट को सॉल्व किया। अमन को वर्कशीट ना तो बहुत मुश्किल लगी ना आसान लगी। तो अमन चाहता है कि, अमन सोचता है कि अगर स्कूल खुला होता तो उसकी टीचर उसकी हेल्प करती वर्कशीट को सॉल्व करने में। पर कोई बात नहीं, अमन अपने फ्रेंड्स को, अपने टीचर्स को मिस करता है। दूसरी जो डायरी है वो है सना की। सना लिखती है, डियर डायरी, टुडे आई वांट टू एक्सप्रेस थैंक्स टू गॉड एंड माय पेरेंट्स. दे हैव हेल्प्ड मी स्टडी, stay healthy and safe in the last 4 months. I have been afraid of corona, but my teachers have helped me focus. I want to thank them and my friends who talked to me. Thanks. सना थैंक यू कर रही है अपने टीचर्स को और अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि उन्होंने बहुत मदद करी है सना की इस कोरोना के टाइम में। अब दो एग्जाम्पल देने के बाद हमको एक क्वेश्चन दिया है। उन्होंने कहा है, नाउ लेट अस राइट अ डायरी एंट्री ऑफ आवर ओन। हम एक डायरी एंट्री लिखते हैं। द फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री इज सेम एज द प्रीवियस वर्कशीट. यू लुक एट इट अगेन एंड आस्क योर टीचर्स फॉर हेल्प. तो जो वर्कशीट का फॉर्मेट आपको दिया है उसी फॉर्मेट में आपको दोबारा वर्कशीट सॉल्व करनी है. अ लॉट ऑफ पीपल हैव हेल्प्ड अस ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट टाइम्स. राइट अ डायरी एंट्री thanking any one person who has helped you the most. You can also write how they helped you and why it was important to you. तो नीचे उन्होंने एक फॉर्मेट दिया। उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने आपकी बहुत हेल्प करी होगी। आपको लिखना है कि आपको, आपकी ज़्यादा हेल्प किसने करी, या किसी एक आदमी के बारे में जिसने आपकी हेल्प करी और वो कैसे हेल्प करी, वो आपके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। तो एक फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में उन्होंने एक डायरी दी है, और जो उन्होंने डायरी दी है उस डायरी को हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पूरी डायरी आपके सामने है। हम यहाँ से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऊपर डे। तो अगर आप डे देखें तो आज का दिन, आप सबको पता है आज का दिन क्या है। आज थर्सडे है। तो THURSDAY, थर्सडे। आज अगर आपसे डेट पूछी जाए कि डेट क्या है, तो डेट लिख देते हैं। आज डेट है 16 जुलाई
2020 वर्कशीट डेट के हिसाब से आ रही है। डियर डायरी, आपको डियर डायरी के हिसाब से बोलती है। डियर डायरी, लास्ट फ्यू मंथ्स हैव बीन डिफ़िकल्ट ड्यू टू कोविड क्राइसिस। तो आप सब जानते हैं कि पिछले कुछ महीने कोविड की वजह से थोड़ा सा मुश्किल रहे हैं। माई फैमिली एंड आई फेस्ड, अब आपकी फैमिली ने क्या फेस किया, प्रॉब्लम्स फेस करी, चैलेंजेस फेस करे, तो लिखते हैं माई फैमिली एंड आई फेस्ड मैनी challenges during this time। आपने चैलेंजेस फेस किए, उसके बाद लिखा है हाउ एवर हेल्प, यानी कि आपको हेल्प कहाँ से मिली। तो मैं कह सकता हूँ हाउ एवर हेल्प वॉज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर अस। तो मैंने लिखा है कि हेल्प हमको प्रोवाइड करी गई। किसने प्रोवाइड करी, आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी। आप चाहें तो इसमें और किसी का भी नाम लिख सकते हैं। आपके रिलेटिव्स ने हेल्प प्रोवाइड करी, आपके फ्रेंड्स ने हेल्प प्रोवाइड करी, आपके आसपास के शॉपकीपर्स ने हेल्प प्रोवाइड करी, आपके लोकल लीडर्स ने, एनजीओ ने, जिसने भी आपको हेल्प प्रोवाइड करी आप उसका नाम लिख सकते हैं। और क्या हेल्प प्रोवाइड करी, तो मैं लिखता हूँ माई। अब क्योंकि मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ तो आपके टीचर्स ने भी आपकी पढ़ाई में हेल्प करी, तो मैं यहाँ वहीं से स्टार्ट करता हूँ। माई टीचर्स हेल्प मी अ लॉट, टीचर्स ने आपकी बहुत हेल्प करी। आई नीडेड बुक्स एंड गाइडेंस। तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए था आपको इस टाइम पे, बुक्स चाहिए थी पढ़ने के लिए और गाइडेंस चाहिए थी। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, लॉकडाउन की वजह से आई नॉट गो टू स्कूल टू मीट माई टीचर्स दैट they were always available on phone कॉल्स, वो हमेशा फ़ोन कॉल्स पर आपके लिए अवेलेबल थे। तो इसके आगे आप उनको थैंक यू भी बोलेंगे अगर उन्होंने आपके लिए इतना सब कुछ किया तो आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स बिकॉज दे kept the studies going on during गोइंग ऑन। जब बिकॉज तो आपके नीचे लिखा हुआ तो हम इसको नीचे शिफ्ट कर देते हैं बिकॉज के आगे। इसमें लिख देते हैं आई एम थैंकफुल टू ऑल माई टीचर्स एंड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली because they kept my studies going on
ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वर्ल्ड पेंडेमिक ऑल्सो। साथ ही साथ आपके टीचर्स ने आपको फ़ोन किया, आपकी वेलबींग पूछी, तो लिखते हैं दे वर ऑलवेज कंसर्न्ड about my well-being. They are always concerned about my well-being and हेल्थ। आपकी हेल्थ और वेलबींग के लिए वो हमेशा तैयार थे। और नीचे लिख देते हैं आई मिस माई फ्रेंड्स एंड टीचर्स। तो आप अपने टीचर्स और अपने फ्रेंड्स को मिस करते हैं। नीचे आपका नाम राजा। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि पूरी डायरी एंट्री क्या बनी। तो ये आपका हुआ थर्सडे 16 July 2020। डियर डायरी, last few months have been difficult due to COVID crisis. My family and I faced many challenges during this time. However, help was provided by government from time to time for us. My teachers helped me a lot. I needed books and guidance because of lockdown. I cannot go to school to meet my teachers, but they were always available on phone calls. Phone calls के आगे full stop. I am thankful to all my teachers and government of Delhi because they kept my studies going on during the time of world pandemic also. Pandemic का मतलब होता है वर्ल्ड में फैलने वाली बीमारी। They were always concerned about my well-being and health. I miss my teachers and friends. आपने नाम लिखा राजन। ये आपकी इंग्लिश की वर्कशीट थी। चलिए बेटा, इंग्लिश की वर्कशीट सॉल्व करने के बाद अब हम मूव करते हैं आपकी 16 जुलाई की दूसरी वर्कशीट, जो कि आपकी सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस की है। तो ये सोशल साइंस की जो भूगोल का अध्याय है, भारत का भौतिक स्वरूप, इसकी वर्कशीट है क्लास 9th की। तो इसमें भी ऊपर सबसे पहले आप विद्यार्थी का नाम, तो आप विद्यार्थी का नाम लिख देते हैं आप राजन, और क्लास टीचर का नाम, तो क्लास टीचर का नाम लिख देते हैं जो भी आपकी क्लास टीचर का नाम है। मैं क्लास टीचर का नाम लिखता हूँ XYZ। अब पहले वर्कशीट पढ़ते हैं। वर्कशीट भारत के बारे में है, भारत का भौतिक स्वरूप और हमारे जो उत्तरी मैदान है। तो अगर आप भारत को देखें तो भारत पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूर्व में हमारा असम, मणिपुर, ये वाले इलाके हैं। पश्चिम में गुजरात, राजस्थान वाला इलाका है। उत्तर की बात करें तो उत्तर भारत में दिल्ली, यूपी, पंजाब, इस तरफ के इलाके आते हैं। और दक्षिण में जो हमारा दक्षिण भारत है उसमें केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, ये वाले हिस्से आते हैं। तो अब इस वर्कशीट में जो आपको बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि भारत का भौतिक स्वरूप यानी कि उत्तरी मैदानों के बारे में। तो पहले एक बार पढ़ लेते हैं कि क्या लिखा है। वो कहता है उत्तरी मैदान, इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियाँ सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं, के निक्षेप से हुआ है। यानी कि जो 3 नदियां हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, इन तीनों के कारण जो उत्तरी मैदान है उस उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। इसका आकार 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। तो इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। उर्वरता के से भरपूर कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और यातायात के सुलभ साधनों के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र है। तो
अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों है, तो उसका सीधा सीधा कारण होगा कि जनसंख्या इतनी ज़्यादा है। उसका कारण है कि यहाँ पर समतल भूमि है, पहाड़ी इलाका नहीं है, समतल भूमि है, पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, यहाँ की जलवायु अनुकूल है और यहाँ पर सड़क, रेल, हवाई अड्डे सब आसानी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि जो भूमि है वो समतल है। अब जब उत्तरी मैदान की बात कर ही रहे हैं तो इसका डायग्राम भी देख लेते हैं। तो अगर आपको दिखेगा तो ये पूरा भारत है, जिसमें ये जो नीला वाला हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, तो ये हमारा पूरा उत्तर का विशाल मैदान है, लिखा हुआ है उत्तर का विशाल मैदान। तो हम इस मैदान की बात कर रहे हैं। इस मैदान में आपका दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्से, पूरा उत्तर प्रदेश, बिहार के अधिकतर हिस्से और नेपाल से नीचे का सारा इलाका आ जाता है। तो इस सारे इलाके की बात करें और अगर ध्यान से हम इस इलाके के बारे में सोचें, आप में से कईयों के जो घर हैं, जो होम टाउन है, वो वहाँ पर होगा। अगर मैं इस इलाके की बात करूँ तो आप सभी जानते हैं कि ये इलाका बिल्कुल समतल है, इसमें बहुत कम और ना के बराबर पहाड़ियाँ हैं और समतल इलाके होने के कारण इसमें जो जनसंख्या का भराव है वो सामान्य से थोड़ा ज़्यादा है। तो इसी के साथ वापस अपने वर्कशीट पे पढ़ते हैं। तो वर्कशीट कहती है कि मोटे तौर पर इन्हें 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। पंजाब का मैदान, उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया, दोबा की अधिक संख्या। तो ये बताता है आपको कि ये आपका उत्तरी मैदान है। गंगा का मैदान, उत्तरी मैदान का मध्य भाग गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया। घग्गर और तीस्ती नदियों के बीच की भूमि, यानी कि हरियाणा से पश्चिम बंगाल तक जो ये सारा है, इसे हम कहते हैं कि ये गंगा का मैदान है। और तीसरा है ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो जब हम ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं तो उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग जो पूर्वोत्तर में फैला है, ब्रह्म एवं सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। तो 3 मुख्य मैदानों की बात करते हैं। सबसे पहला पंजाब का मैदान, दूसरा गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब अगर अधिक आकृत भिन्नता के आधार पर देखें तो पहला है भाबर। शिवलिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेप जहां नदियां नजर नहीं आती, तो उसे हम भाबर कहते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है वो है तराई। तराई की बात करी जाए तो भाबर के दक्षिण में उपस्थित नम एवं दलदली क्षेत्र जहां नदियां पुनः निकल आती हैं, जो घने जंगलों से भरा है, उस क्षेत्र को हम तराई कहते हैं। और तीसरा है भांगर। पुराने जलोढ़ के मैदान जो वेदिका यानी चबूतरे जैसे आकृति बनाते हैं और अब बाढ़ द्वारा नए जलोढ़ का जमाव नहीं होता, यहाँ की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप मिलते हैं जिसे कंकड़ कहते हैं। तो उन जगहों को जहाँ कंकड़ मिलते हैं उन्हें हम भांगर कहते हैं। और चौथा है खादर। बाढ़ वाले मैदान के नए तथा युवा निक्षेप जो उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, उनको हम खादर कहते हैं। इसके साथ ये वर्कशीट के कुछ प्रश्न हैं, उनको करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में किन नदियों का योगदान है, किन्हीं 3 का नाम लिखिए। अब उसने नदियाँ पूछी। यहाँ देखते हैं, सबसे पहली लाइन में हमने पढ़ा था कि उत्तरी मैदान के निर्माण में 3 नदियों का मुख्य रोल है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो ये जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र है, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। लिख नहीं पा रहा क्योंकि ये हिंदी की टाइपिंग है और हिंदी की टाइपिंग अभी अवेलेबल नहीं है, किंतु मैं आपको वर्कशीट में आपके आंसर बता रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है कि भारत के उत्तरी मैदान के निर्माण में 3 नदियों का योगदान है, गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र। तो ये आपका फर्स्ट का आंसर है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, मैदानी भाग में
घनी जनसंख्या के बसाव का क्या कारण है? तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई जो मैदानी इलाके हैं उसमें इतनी जनसंख्या बढ़ गई है, क्यों? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जो उत्तरी मैदान है वो उर्वरकता से भरपूर, कृषि योग्य समतल भूमि, पानी की पर्याप्त उपलब्धता, अनुकूल जलवायु और यातायात के सुलभ साधनों के कारण यह सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र होता है। तो इसी आंसर को आप लिखेंगे कि उत्तरी मैदान में जनसंख्या अधिक है क्योंकि यह समतल भूमि है, इसमें पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, इसमें जलवायु अनुकूल है रहने के लिए और यातायात के साधन भी उपलब्ध हैं। इन सभी कारणों से यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक है। आंसर आपकी स्क्रीन पर टिक किया हुआ है, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन 2 का आंसर। यह है तीसरा प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो उत्तरी मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है ये भी समझ लेते हैं कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ। तो इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियां, बिल्कुल पहली लाइन आपकी वर्कशीट की, कि इसका निर्माण 3 प्रमुख नदी प्रणालियां सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा इसकी सहायक नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, जिसे जलोढ़ कहते हैं, के निक्षेप के जमा होने के कारण हुआ है। यानी निक्षेप के जमा होने के कारण इसका निर्माण हुआ है। अगर निक्षेप जमा ना होता तो इसका निर्माण ना हो पाता। तो यह आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है। तो ये हो गया हमारा पहले प्रश्न का उत्तर। आंसर 1। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि जनसंख्या अधिक क्यों है, तो हमारा आंसर 2। और ये तीसरे प्रश्न का उत्तर पूरी 2 लाइनें कि इसका निर्माण किस प्रकार हुआ, आंसर 3। दोबारा से मूव करते हैं, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है, तराई भाग घने जंगलों से क्यों भरा रहता है? कि जो हमारा तराई वाला भाग है, ये तराई वाला भाग घने जंगलों से घिरा रहता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण समझ लेते हैं। तो उसने किस किस तराई वाले भाग के बारे में पूछा है, तो हम देखते हैं। तराई वाले भाग के कारण में क्या लिखा है कि भागर के दक्षिण में उपस्थित नम और दलदली क्षेत्र जहाँ नदियाँ पुनः निकलती हैं, जो घने जंगलों से भरा रहता है। तो इसका कारण क्या है घने जंगलों से भरे होने का? इसका कारण है कि यह नम और दलदली क्षेत्र होता है। नम और दलदली क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर नदियाँ पुनः निकल आती हैं, और क्योंकि मिट्टी नम है, क्योंकि मिट्टी में पानी है, इसी कारण ये इलाका जंगलों से भरा होता है। तो नम और दलदली क्षेत्र होने के कारण यह इलाका घने जंगलों से घिरा रहता है, क्योंकि ये इलाका नम, क्योंकि यहाँ की मिट्टी जो है वो नम और दलदली है। तो ये आपका आंसर चौथा बन गया। ये आपका हो गया आंसर 4। फिर आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि ये उपजाऊ क्यों होते हैं। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर जब हम देखेंगे तो वो कह रहे हैं दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए और बताइए कि उपजाऊ क्यों होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो दिल्ली से यमुना नदी गुजरती है, उस यमुना नदी के आसपास के सभी इलाके खादर वाले इलाके हैं,
और ये उपजाऊ है क्योंकि पहली बात तो ये है कि ये पुरानी मिट्टी होती है जो नदी के कारण आती है, और दूसरी चीज़ ये है कि इसके आसपास जल की मात्रा, अधिकतम मात्रा में जल उपलब्ध है क्योंकि वहाँ पे यमुना नदी है। इसी कारण जो खादर है, जो खादर वाले इलाके हैं दिल्ली के, वो भी उपजाऊ होते हैं। तो अगर आंसर होगा कि दिल्ली में स्थित किसी एक खादर वाले इलाके का नाम लिखिए, तो यमुना नदी के आसपास के सभी इलाके खादर वाले इलाके हैं। और ये उपजाऊ क्यों होते हैं? ये इसलिए उपजाऊ होते हैं क्योंकि इसके आसपास पानी की कोई कमी नहीं होती, ठीक है। और दूसरी चीज़, खादर जो है वो ऐसी मिट्टी होती है जिसमें उपजाऊपन होता है। वो इसे हम इंग्लिश में न्यू एल्यूविलियम कहते हैं, इसीलिए ये उपजाऊ है। इस मिट्टी में जो सतह होती है, सतह पर बहुत बारीक कण होते हैं और नीचे की तरफ जो मिट्टी के कण होते हैं वो मोटे और भुरभुरे होते जाते हैं, मोटे कण आते जाते हैं। तो इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट पूरी हुई। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे पहले की भी सभी वर्कशीट सॉल्व करी होंगी और आगे की भी वर्कशीट आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ऑल द बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड स्टे सेफ। थैंक यू।